तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज अपने भूगोल का तीसरा टॉपिक लेकर आए हैं। कौन सा लेकर आए हैं? पहले के अंदर तो अपने राजस्थान का परिचय पढ़ा था, उसके बाद के अंदर हमने भौतिक स्वरूप शुरू किया था और भौतिक स्वरूप के अंदर हमने मरुस्थल बताया था। क्या बताया था? मरुस्थल की 2 वीडियो बताई थी आपको। उसके बाद के अंदर आपने आज शुरू करने वाले हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये क्या चीज़ है? संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसी पर्वत श्रृंखला के ऊपर बात करेंगे। सारे जने पेन और कॉपी लेके नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाएं। मैं शुरू करने जा रहा हूँ राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला। संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले ये है कहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि इसका जो अधिकतम भाग है वो राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है? राजस्थान में है इसका अधिकतम भाग। और उसके अलावा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। इसके अलावा कहाँ है? हरियाणा में। और कहाँ तक है? दिल्ली है, वहाँ पर भी इसका भाग है। दिल्ली उसी क्षेत्र के अंदर भी इसका भाग पड़ता है। तो कहाँ तक जाता है ये? मजनू टीला दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रृंखला जाती है। राष्ट्रपति भवन, रायसीना की पहाड़ियाँ। तो अरावली कहाँ पर है? ये राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये राजस्थान को आपको 2 भागों में बांटता हुआ नजर आएगा। जो अरावली है हमें 2 भागों में बांटती हुई नजर आएगी। आप देखना ये अरावली पर्वत श्रृंखला ऐसे। उसके बाद जो अरावली है वो इस साइड के अंदर आपको इधर जाएगी। इधर दिल्ली मान लेते हैं और इधर अरब सागर मान लेते हैं। मान लेते नहीं है, अरब सागर। अरब सागर से उत्पत्ति मानी जाती है कि अरब सागर से है। यहाँ से लेके और ऐसे आगे जाती है ऐसी। वर्तमान में तो मैंने एक दीवार सी बना दी, लेकिन ऐसी है नहीं, अवशिष्ट मात्र ही बचा है, इसीलिए इसको अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। जो ये है वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली क्या चीज़ है? हम यदि हम बात करें, मैं एक एक बात बताता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। कौन सी है ये? सबसे पहले वलित। वे कैसी पर्वत श्रृंखला है ये? वलित पर्वत श्रृंखला। वलित किसे कहते हैं? मान लो कोई चीज़ हो और मान लो ये हाथ है मेरे, गौर से देखो, ये हाथ ऐसे है और इधर से प्रेशर पड़े, इधर से प्रेशर पड़े, तो बीच में क्या हो जाएंगे? ये इधर से प्रेशर पड़ेंगे तो ये ऐसे करके उठ जाएंगे ये। तो ये क्या बन गया? पर्वत। जब पृथ्वी के अंदर हलचल होगी, अंदर, और अंदर का जो लावा है जिसे मैग्मा कहते हैं ज़मीन के अंदर, और उसने टक्कर मारी प्लेटों को, तो लावा बाहर नहीं आ पाया, लेकिन उनको मोल्ड कर दिया, तो उसको कहते हैं वलित। तो ये वलित पर्वत श्रृंखला है। क्या चीज़ है ये? वलित पर्वत श्रृंखला है। दूसरा इसको बोल देते हैं अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला। कौन सा बोल देते हैं? अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला। कौन सा? अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला। अब अवशिष्ट क्या है उसके बारे में जानिए। अवशिष्ट क्या है? अरावली जब बनी थी करोड़ों साल पहले, तो कैसे बनी थी उसके बारे में जानिए। ऐसे थी ये, काफ़ी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला, चोटियाँ थी इसमें, और लगभग 2900 मीटर ऊंची थी। कितनी थी? 2900 मीटर ऊंची थी। और उसके बाद में समय के थपेड़ों के अंदर ये टूट गई, और टूटने के बाद में अभी ये ऐसे करके ऐसे लगभग 930 मीटर ऊंची रही है। ये कितनी रही है? 930, 2000 मीटर उड़ गई है ये। तो ये ऊपर वाली में उड़ा देता हूँ ये, क्योंकि ये तो इतनी हवा, पानी, जलवायु के कारण, लोगों के अपर्दन के कारण, प्राकृतिक अपर्दन के कारण ये टूट गई है। पहले कितनी थी ये? 2900, लगभग 2900 मीटर ऊंची थी औसत तौर से। कितनी थी? औसत ऊंचाई जो थी इसकी 2900 मीटर थी। वर्तमान में कितनी रह गई है? 930 मीटर रह गई है। कितनी रह गई है? 930। यानी कि मात्र अवशिष्ट रहा है। प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला करोड़ों साल पहले बनी थी, उसका मात्र क्या रहा है? अवशिष्ट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? ये अवशिष्ट के रूप में मौजूद रही है। ज्वालामुखी पर्वत नहीं है ये। क्या है? वलित पर्वत श्रृंखला है। वलन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। दोनों बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद के अंदर यदि हम बात करें, जो ये पर्वत श्रृंखला है अरावली, ये वर्तमान में किन किन राज्यों में फैली हुई है? पहले तो इसके ऊपर नाम पर बात किया, वलित पर्वत श्रृंखला है। दूसरी कौन सी? अवशिष्ट।
तीसरी बात करते हैं अपने कि ये किन किन राज्यों में फैली है, किन किन राज्यों में फैली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बीच के अंदर हरियाणा है। कौन सा है ये? हरियाणा, हरियाणा। और कहाँ पर है? ये देखो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। और तीसरा कौन सा है? ये दिख रहा होगा, गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। तो ये 3 राज्यों के अंदर फैली हुई है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी है। कहाँ पर है? केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली। कौन सी? नई दिल्ली, इसके अंदर भी। तो ये कुल मिला के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ये फैली हुई ये वलित पर्वत श्रृंखला है। और वर्तमान में इसके अवशेष मात्र रहे हैं। क्या है? अवशेष। क्योंकि पहले बच्चा छोटा होता है, आपको पता होगा साइकोलॉजी यदि आपने पढ़ी है, फिर वो बालक बनता है, बालक से फिर वो जवान होता है, जवान होने के बाद के अंदर वो बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद में मर जाता है। उसी प्रकार कभी न कभी ये बनी, पहले तो बच्चा थी और फिर जवान हुई, जवान होने के बाद में बूढ़ी हुई और बूढ़ी होने के बाद में अब ये वृद्धावस्था के अंदर है। फिर बात आती है इसके समकालीन कोई भाई बंधु बचा है क्या? ऐसा कोई है क्या? बिल्कुल है कि इसके समकालीन पर्वत कौन सा है? समकालीन पूछ सकता है। समकालीन पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है? तो इसकी यदि हम समकालीन की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीपों के अंदर यदि हम बात करें तो एक महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर इस साइड के अंदर एक पर्वत है, रॉकी पर्वत। और यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर ये कनाडा देश है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो यूएसए है, ऐसे यूएसए है। और यहाँ पर मैक्सिको है। इस साइड के अंदर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अपलेशियन। कौन सा है? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। कंफ्यूज मत होना। यूरोप के अंदर है आल्प्स पर्वत। कौन सा है? आल्प्स। और अपलेशियन पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के अंदर। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका के अंदर पर्वत है। तो यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका के अंदर पर्वत है अपलेशियन, वो इसके समकालीन है। कौन सा है? अपलेशियन। कि वर्तमान के अंदर अपलेशियन पर्वत है वो इसके समकालीन पर्वत है। आपको बता दूं हिमालय के जो समकालीन पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वतमाला है। दक्षिण अमेरिका के अंदर है, संसार का सबसे लंबी पर्वतमाला है वो है। और प्राचीन पर्वतमाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके इर्द गिर्द आपको अपलेशियन पर्वत श्रृंखला मिल जाएगी। फिर बात आता है कि इसका जन्म कब हुआ? कब जन्म हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर, क्योंकि महाकल्प 5 भागों में बांटे गए हैं। कई बार पेपर में प्रश्न आया है एजोइक काल के अंदर। एजोइक काल प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत इसके अंदर इसकी उत्पत्ति हुई। तो आप उत्पत्ति के बारे में याद रखें, कई बार पेपर में प्रश्न आया है उत्पत्ति कब हुई? प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल, ये जो काल है ना, ये सारे के सारे जब मैं नेट की क्लास लगाऊंगा ज्योग्राफी की, उसके अंदर पूरे समझाऊंगा। अभी आपको इतना ही समझना है कि बस इसकी उत्पत्ति कब हुई, क्योंकि यदि मैं इनको समझाने लग गया तो पूरी की पूरी क्लास इसी में चली जाएगी। तो जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो किस काल में हुई है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। तो ये इसका प्रारंभिक इंट्रोडक्शन है भाई, ये कैसे बनी, कैसे किस प्रकार से बनी। और ये हमारे 4 भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का हम अरावली पर्वतमाला पढ़ रहे हैं, तो इन चारों में सबसे प्राचीन है। क्या है? 4 भौतिक प्रदेश है। राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश है? राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है। 4 भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश उनमें से सबसे प्राचीन है। सबसे जो प्राचीन भाग है वो कौन सा है? अरावली का है। कौन सा है? अरावली का है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करते हैं। किसकी? इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? अभी देखो अरब सागर से यहाँ से निकलती है, यहाँ से रायसीना की पहाड़ी जो दिल्ली के अंदर है वहाँ तक जाती है। तो इसकी जो कुल लंबाई है, क्या है? कुल लंबाई। तो कुल लंबाई कितनी है इसकी? 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर लंबाई है। कितनी है? 692। और राजस्थान में लंबाई कितनी है? राजस्थान के अंदर तो राजस्थान में लंबाई है जी इसकी 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर। यदि 692 में से 550 घटा दें,
550 घटा दें तो कितना बचेगी, 192 किलोमीटर। कितनी मिलती बचती है, 142 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान से बाहर ये कितनी है, 142 किलोमीटर है। कितनी है, 142 किलोमीटर। फिर कई बार पेपर में प्रश्न आ जाता है कि अरावली का अक्षांशीय विस्तार, आपको पहले मरुस्थल बताया था, उसमें भी मैंने अक्षांशीय विस्तार बताया था। अलग अलग से आजकल ट्रेंड आ गया है कि अलग अलग पूरे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार न पूछ के और अक्षांशीय विस्तार क्षेत्र विशेष का पूछ लेता है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, यह प्रश्न आ जाए। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार अरावली का कितना है, यदि ये पेपर में आ जाए, कितना है अक्षांशीय विस्तार कितना है। पहले तो आपको बता दूं, मैं छोटी सी पृथ्वी बनाता हूँ। छोटी सी पृथ्वी में ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। जो ऐसे काल्पनिक रेखाएं हैं, ये कौन सी है, अक्षांश रेखाएं। और मैंने आपको बताया था कि जो भारत इधर है, भारत के पश्चिम साइड के अंदर क्या चीज़ है, राजस्थान है। तो राजस्थान के अंदर जैसे पड़ी जो रेखाएं होगी वो कौन सी होगी, अक्षांश रेखाएं। 23 डिग्री 3 मिनट, यहाँ पर कितनी है, 23 डिग्री और 3 मिनट है ना। उसके बाद में ये कहता है कि थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो ये कितनी आ जाएगी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आ जाएगी 23 डिग्री और 20 मिनट। कितनी आ जाएगी, 23 डिग्री 20 मिनट। अब ये कहता है 23 डिग्री 20 मिनट, लेकिन ये ऊपर कहाँ तक, अधिकतम कहाँ तक, यहाँ तक फैली हुई है। अरावली कहाँ तक फैली हुई है, ये देखो, यहाँ तक फैली हुई है, ये देखो, है ना। यहाँ से लेके, यानी कि अरावली यहाँ से लेके और यहाँ तक फैली हुई है ना। ये सबसे नीचा भाग, ये सबसे ऊंचा भाग। ये कितना है, 28 डिग्री और 20 मिनट। कितना है, 28 डिग्री और 20 मिनट के बीच में अरावली फैली हुई है। 28 डिग्री 20 मिनट। और इधर कितना है, 23 डिग्री। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इसका तो विस्तारीय अंतर पूछ ले तो यहाँ पर इसमें से घटा दो, 28 में से 23 गए 5, कितना अंतर आ जाएगा, 5 डिग्री का अंतर आ जाएगा। कितना डिग्री का अंतर आ जाएगा। अब पूछ ले वायुद्वीपे, इसका देशांतरीय विस्तार बताओ। देशांतरीय भाग, ये तो हो गया अक्षांशीय भाग। उसके बाद में देशांतरीय विस्तार बताओ। क्या बताओ, देशांतरीय, देशांतरीय विस्तार, विस्तार कितना है। आप सभी को पता है जो देशांतरीय विस्तार कहाँ से लेके और कहाँ तक है। देशांतरीय विस्तार यहाँ से शुरू हो जाएगा। कहाँ से शुरू हो जाएगा, देशांतरीय विस्तार अधिकतम, और ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ये देखो देशांतरीय विस्तार, देशांतर रेखाएं ये है ना, देशांतरीय विस्तार ये हो जाएगा ये। और यहाँ पर कहाँ तक जाएगा देशांतरीय विस्तार, ये यहाँ तक जाएगा। ये देशांतरीय विस्तार है इसका। तो देशांतरीय विस्तार यदि हम बात करते, ये तो राजस्थान का आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब ये कहाँ से लेके और कितने के बीच में है, आपको पता है। राजस्थान का पूरे का बात करें तो इधर 6, ये 7, इधर 8 और इधर 9, यही था ना। लेकिन यहाँ पर देशांतरीय विस्तार कितना है, 72 से 77 के बीच में है। कितना है, इस साइड के अंदर जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 72 डिग्री, 72 डिग्री से 10 मिनट। कितना है, 72 डिग्री से 10 मिनट। ये है इस साइड के अंदर। ये दोनों पूरा पूरा राजस्थान पूर्वी देशांतर में ही आता है। तो इतना पूर्वी देशांतर। और मैंने ये अक्षांशीय विस्तार बताया था ना, ये और दोनों उत्तरी अक्षांश में आता है। किस में आता है, ये भी उत्तरी में और ये भी किस में आता है, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार में आता है। दूसरा जो देशांतरीय विस्तार आता है 77 डिग्री 30 मिनट। कितना है, 77 डिग्री, ये देखो ये है 30 मिनट, 77 डिग्री 30 मिनट। ये देशांतरीय विस्तार है। कौन सा है, ये देशांतरीय विस्तार। कितना आ जाएगा, यहाँ पर 72 है। 72 किस दिशा के अंदर है तो पश्चिम दिशा, लेकिन है कितना, 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वीय देशांतर। और इधर क्या है, 77 डिग्री 30। इन दोनों में अंतर कितना आ जाएगा, मोटा मोटा अंतर कितना आ जाएगा, 77 में से 72 गए तो कितने रहते हैं, 5 रहते हैं। और 30 में से 10 गए तो 20 रहते हैं। कितने, तो 5 डिग्री और 20 मिनट। कितना अंतर आ जाएगा, 5 डिग्री और 20 मिनट का
इसका देशांतरीय विस्तार का अंतर आ जाता है। एक बार फिर देखो, वलित और अवशिष्ट पर्वत, ये कौन सा है? वलित और अवशिष्ट पर्वत संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। क्या चीज़ है ये? प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। क्या चीज़ है? पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के और राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में फैली हुई है। उसके बाद में इसकी जो उत्पत्ति है प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर हुई। फिर उसके बाद के अंदर राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेशों में यानी कि ये सबसे प्राचीन पर्वत प्रदेश है। उसके बाद में इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692। राजस्थान में कितनी है? 550। तो राजस्थान से बाहर कितनी हो जाएगी? 142। घटा देंगे 550 को। यदि कई बार इसकी औसत ऊंचाई पूछ ले तो मैं ऊंचाई और इसके साथ साथ ही बता देता हूँ। ऊंचाई कितनी है? वर्तमान में 930 मीटर है। कितनी है औसत ऊंचाई जो राजस्थान के अंदर है? 930 मीटर है। और यदि हम बात करें जब ये पहले के टाइम के अंदर जब ये बनी थी करोड़ों साल पहले, उस समय इसकी औसत ऊंचाई कितनी थी? 2900 मीटर। क्या थी? 2900 मीटर। उसके बाद में अक्षांशीय विस्तार आपको बता ही दिया और देशांतरीय विस्तार भी बता दिया। इसके बाद में कई बार इसकी आकृति पूछ लेते हैं कि आकृति कैसी है। आपने वाद्य यंत्रों के अंदर कई बार वाद्य यंत्र देखे होंगे, तो इसकी जो आकृति है, आकृति वो कैसी है? तानपुरा जैसी है। तानपुरा वाद्य यंत्र होता है, वैसी है इसकी आकृति। आपको पता होगा पूरे राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। और किसने कहा था? टी.एच. हेडले ने कहा था। किसने कहा था? टी.एच. हेडले ने कहा था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक बात और बता देता हूँ इसके बारे में मैं। इसको राजस्थान के अंदर यदि हम पढ़ेंगे इसको तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। इसको भौतिक भागों में बांटा गया है। और राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करती है ये यहाँ पर माउंट आबू से प्रवेश करती है। कहाँ से? माउंट आबू से ये प्रवेश करती है। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, आपने नाम सुना होगा खेड़ ब्रह्म। यदि प्रश्न आ जाए कभी भी तो खेड़ ब्रह्म जो है, ब्रह्मा, ये सिरोही यहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है ये? गुजरात में। जब माउंट आबू घूमने के लिए जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो खेड़ ब्रह्म गाँव है वो कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। लेकिन राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर किया? माउंट आबू से प्रवेश किया। उसके बाद में राजस्थान से बाहर कहाँ से निकलती है? यहाँ पर झुंझुनू के अंदर खेतड़ी है। कहाँ से? ये खेतड़ी से बाहर निकलती है। कहाँ से बाहर निकलती है? ये खेतड़ी से बाहर निकलती है। और जो अरावली है, अरावली कैसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आपको दिखाई देती है। अरावली की पूरी जो व्याख्या है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में मैं उसकी पूरी व्याख्या करता हूँ अरावली की। हाँ जी, अब अपने बात करते हैं अरावली की पूर्ण व्याख्या। इसके भौतिक प्रदेशों को 3 भागों में जैसे बांटा गया है, किस प्रकार है, इनके ऊपर अपने बात करते हैं अरावली की। हाँ जी, अरावली आपने जैसलमेर में भी देखी होगी, जालौर में भी देखी होगी, बाड़मेर में भी देखी होगी अरावली। आपने अरावली के जो अवशेष आपने देखे होंगे, अलवर में भी आपने देखा होगा। इधर जाते हैं जोधपुर साइड के अंदर जाते हो तो वहाँ पर भी इसके जो अवशेष हैं वो आपने देखे होंगे। वैसे तो ये अरावली से दूर दूर पहाड़ से आपने देखे होंगे, लेकिन जो पहले का टाइम करोड़ों साल पहले ये अरावली का हिस्सा रहा होगा। यदि भूगोल के क्षेत्र के अंदर आप भूगोल के विद्यार्थी हो तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार जो अरावली के जो पहाड़ हैं, किस प्रकार के जो अरावली के पहाड़ हैं वो पहले इसके हिस्से थे, बाद में बीच में से टूट गए। इसके कई कारण होते हैं, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, मानवीय कारण भी हो सकते हैं, जहाँ पर बीच में से ख़त्म हो गए। अब मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ। यहाँ पर जैसे अरावली है, इसके ऊपर इस साइड के अंदर यहाँ पर बाड़मेर है या नहीं है? यहाँ पर बाड़मेर है और बाड़मेर में यहाँ पर ऐसे पहाड़ मिलते हैं आपको, ऐसे गोल पहाड़ मिलेंगे। ग्रेनाइट की चट्टानों से भरपूर है, ग्रेनाइट की चट्टानों से गोल पहाड़ है। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है? बाड़मेर में पहाड़ है। यहाँ पर सिवाना के पहाड़, किसके? सिवाना के पहाड़, जिनको 56 की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। 56 की पहाड़ियाँ क्या बोलते हैं? 56 की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? 56 की पहाड़ियाँ बोलते हैं। गोल पहाड़ियाँ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे?
गोल पहाड़ियाँ। और इनमें क्या चीज़ है भाई, गोल पहाड़ियों के अंदर, इनके अंदर ग्रेनाइट का भंडार मिलता है। क्या मिलता है? ग्रेनाइट का भंडार। कई बार आपको पता होगा कि 56 की पहाड़ियाँ और 56 या मैदान, है ना, जब मैदान पढ़ाएंगे तो समय बताएंगे। प्रतापगढ़ का जो एरिया है, ये रहा जो प्रतापगढ़ है, कौन सा है, ये रहा प्रतापगढ़। यहाँ पर 56 का मैदान है। क्या चीज़ है यहाँ पर? 56 का मैदान है। कहाँ पर है 56 का मैदान? प्रतापगढ़ के अंदर है। 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर है। तो 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बाड़मेर में है। कहाँ पर है? इसके अंदर एक हल्देश्वर की पहाड़ी है। कौन सी है? हल्देश्वर की पहाड़ी। और जिसके ऊपर सिवाना का किला बना हुआ है। किसका बना हुआ है? सिवाना का किला बना हुआ है। किस पर बना हुआ है सिवाना का किला? ये हल्देश्वर की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, सिवाना का किला बना हुआ है। यहाँ पर हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर भी है, सिवाना का किला भी है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 के अंदर इस पर आक्रमण भी किया था। और आप लोगों को पता होगा यहाँ पर सोम और सातल लड़ते हुए कुर्बान हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत के इस किले का नाम बदल दिया था और इसका नाम रख दिया था खैराबाद। यही वो किला है। तो जो गोल पहाड़ियाँ हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। अब देखो, अरावली से दूर लग रही है। उसके बाद में यहाँ पर जैसलमेर में जाएंगे तो यहाँ पर देखो, इस साइड के अंदर यहाँ पर भी पहाड़ी है अरावली की। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? एक पहाड़ी है जिसके ऊपर जैसलमेर का किला है, जिसका नाम क्या है? क्या है इसके अंदर? क्या चीज़ है? क्या नाम है? जैसलमेर में त्रिकूट की पहाड़ी। क्या नाम है? त्रिकूट की पहाड़ी, जिसके ऊपर किला है जैसलमेर का किला। कौन सा? जैसलमेर का किला, जिसका नाम है स्वर्णगिरी। कौन सा है? स्वर्णगिरी। जैसलमेर का किला कौन सा है? जैसलमेर का किला है यहाँ पर। तो आपको याद रहेगा, इसके ऊपर किला है, जैसलमेर का किला है, पीले पत्थरों से बना हुआ है, त्रिकूट की पहाड़ी। और आपको ये भी बता दूं, ये करौली है। यहाँ पर इस साइड के अंदर करौली है। और करौली के अंदर भी एक ऐसा पहाड़ है जिसको बोलते हैं त्रिकूट का पर्वत, त्रिकूटगढ़ या त्रिकूट पर्वत, है ना। ये क्या है? पहाड़ी है, ये त्रिकूट पर्वत है। और आपको पता है कि जो करौली है उसके पास में भद्रावती नदी गुजरती है। और यहाँ पर जो है त्रिकूट पर्वत है। कहाँ पर है? करौली में है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि जो पहाड़ी है जिसके ऊपर किला बना हुआ वो अलग है और त्रिकूट पर्वत वो करौली के अंदर है। कहाँ पर है? त्रिकूट का पर्वत यहाँ पर है। उसके बाद में यहाँ पर जालोर है, ये बाड़मेर है। बाड़मेर के बगल के अंदर नीचे की हिस्सा है, यहाँ पर जालोर है। कौन सा है? यहाँ पर जालोर है। कौन सा है? जालोर। तो दोस्तों, जालोर के पहाड़ों के अंदर आपने देखा होगा जो मेंस का पेपर था सेक्रेटरी का, उसके अंदर पूछ लिया गया था, पहाड़ियों के नाम पूछ लिए गए थे जालोर के अंदर। तो जालोर में कौन सी पहाड़ी है उसके बारे में सुनिए। यहाँ पर जो पहाड़ी है उसका नाम है जसवंतगढ़ की पहाड़ी। कौन सी है? जसवंतगढ़ की पहाड़ी। यहाँ पर जो पहाड़ी का नाम है वो क्या नाम है? जसवंतगढ़ की पहाड़ी है। और जसवंतगढ़ की पहाड़ी है उसके अंदर यदि अपने बात करें तो इसरानी भाकर, इसरानी भाखर और रोजा भाखर, रोजा भाखर, इसरानी भाखर, रोजा भाखर, झारोल, झारोल। और कौन सा है? यहाँ पर आपको डोरा पर्वत। कौन सा है? डोरा पर्वत। और कौन सा है? सुंडा माता पर्वत। कौन सा है? सुंडा माता। ये यहाँ पर चोटियाँ मिलेगी। तो रोजा भाकर, इसरानी भाकर, ये पेपर के अंदर आया था और जिसको पता था वो आसानी से इस पेपर के अंदर इस प्रश्न को कर लिया। तो जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जयपुर, जसवंतगढ़, जयपुर, जालोर। अब इसको कैसे याद रखोगे? एक दिन यानी कि इस रानी ने, इस रानी मतलब इस रानी ने रोजाना झाड़ियों के, किसके? झारोलियों के, ये झारोल। तो यानी कि रोज झाड़ियों के डोरा बांध के आती है। क्या बांध के आती है? जोड़िया, डोरा बांध के आती है। रह है ये भी, इसका नाम है झालोर। कौन सा है? झालोर है ये। झालोर। तो
इस रानी ने, किसने, इस रानी ने रोज झाड़ियों के डोरा बांध कराती है। क्या बांध के आती है? डोरा बांध के आती है। अब डोरा बांध के आई तो एक दिन सूंड वाला जानवर निकल गया उसमें से, झाड़ियों में से क्या निकल गया? एक सूंड वाला जानवर निकल गया। तो दोबारा से देखो, इस रानी ने, यानी कि यह रानी है, इसने रोजाना रोजाना झाड़ियों के डोरे बांधने जाती थी, यानी कि मन्नत पूरी हो जाए, डोरियां बांधने जाती थी। तो वहां पर सूंड वाला जानवर निकल गया एक दिन, तो डर गई, उसके बाद में कभी नहीं गई, फिर कभी नहीं गई। तो ये पहाड़ियां हैं, इनमें से प्रश्न भी आपको आने की संभावना रहती है। यह आपको बता दिया जालौर की, उसके बाद में ये बताया है जैसलमेर की, उसके बाद में बाड़मेर की भी बता दिया। कौन सा बता दिया? करौली की भी बता दी। कौन सी बता दी है? करौली की बता दी। आपको इसके साथ पता होगा कि पाली के अंदर भी है। क्या है? पाली के अंदर, पाली जिसकी 8 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की सीमा लगती है? 8 जिलों की सीमा लगती है। यहाँ पर मान लेते हैं अपने पाली ऐसे। और जो पाली है, पाली, और पाली के अंदर कौन सी है? नानी की पहाड़ियाँ। कौन सी है? सारण की पहाड़ियाँ। कौन सी है? सारण की पहाड़ियाँ। उसके बाद में नानी की पहाड़ियाँ। कौन सी है? नानी की पहाड़ियाँ, सारण की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पर है? ये है पाली के अंदर है। तो कैसे याद रखोगे? आप सारे के सारे लोग पाड़े के टाइम नानी के पास चले जाया करो। आप सारे से सारे लोग पाड़े के अंदर, अभी पाड़ा आ रहा है ना, पाड़े के अंदर नानी ने पिंडियाँ बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? पिंडियाँ बना रखे हैं। और वो पिंडियाँ लेके और कहाँ चले जाओ आप? नानी के पास। पाड़े के अंदर सारे के सारे लोग नानी के पास चले जाओ। अब आप एक चीज देखिए, इन बीच में गैप, यानी कि ये पहाड़ है, इनके बीच में गैप आ गया ना, इनके बीच में गैप आ गया। ये गैप कैसे आया होगा? कि बीच के अंदर जो पहाड़ी है, करोड़ों सालों के अंदर प्राकृतिक कारणों से, मानवीय कारणों से इसका क्षय हो गया होगा। मानवीय कारणों से इसका क्या हो गया होगा? क्षय हो गया होगा। ये आपको पता होगा। आपके जो बीच में जहाँ जहाँ से अरावली फैली हुई है, जो मुख्य मुख्य 7-8 जिलों में फैली हुई है अरावली, इसके बारे में बात बताएंगे। एक अरावली योजना है। कौन सी है? अरावली योजना, जिसको बची हुई जो अरावली है उसको कैसे बचाया जाए। हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से इसकी मुहिम चलाई हुई है कि वर्तमान में जो बचा हुआ है उसके ऊपर कैसे पेड़ पौधे लगा के और बची हुई अरावली को अरावली योजना के तहत इसको बचाया जाए। इसके ऊपर भी अपने बात करेंगे। तो अब आगे बात कर रहे हैं कि आगे जाएं तो झुंझुनू के अंदर भी पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर है? झुंझुनू। झुंझुनू सीकर में भी है। क्या है? सीकर में भी है। जयपुर में भी है। क्या है? जयपुर में भी है, उदयपुर में भी है। क्योंकि इस साइड में यदि हम जाएं तो यहाँ पर देखो, ये आपको सिरोही मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा उदयपुर, यहाँ पर आपको राजसमंद मिल जाएगा। आगे जाएंगे तो यहाँ पर अजमेर होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर है जयपुर है, इस साइड के अंदर आपको सीकर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको झुंझुनू है, यहाँ पर अलवर है, यहाँ पर कौन सा है? दौसा है, यहाँ पर इस साइड के अंदर ये भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर का एरिया है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर जाएंगे तो इस साइड के अंदर जोधपुर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। तो जोधपुर के अंदर कौन सी पहाड़ है? देखो जोधपुर, जोधपुर मेहरानगढ़ का किला किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक। चिड़ियानाथ ने यहाँ पर तपस्या की थी। चिड़िया टूक की पहाड़ी है। कौन सी है? चिड़िया टूक के ऊपर। इसके ऊपर किला है मेहरानगढ़ का किला, जिसे जबरोगढ़ जोधान भी कहते हैं गीतों के अंदर। जबरोगढ़ जोधान माना जाता है कि स्वर्गलोक के परियों ने इसका निर्माण करवाया था, ऐसे उपमा भी दी हुई है इसके ऊपर। तो चिड़ियानाथ ने यहाँ पर तपस्या की, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूकगढ़। देखने पर मयूर की आकृति का होने के कारण इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। तो जोधपुर में जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? चिड़िया टूकगढ़। कौन सा है? तो कैसे याद रखोगे? जोधे आदमी कभी चिड़ी के समान नहीं होते, चिड़िया के समान नहीं होते। उसके बाद में यहाँ पर देखो भाइयों, जो झुंझुनू है, झुंझुनू से पहाड़ी बाहर निकलती है। झुंझुनू से कौन सी? डोंसी की पहाड़ी। आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि खेतड़ी से बाहर निकलती है, अरावली बाहर निकलती है तो डोंसी की पहाड़ी। कौन सी? डोंसी की पहाड़ी जो है वो कहाँ से बाहर निकलती है? वो निकलती है झुंझुनू से। तो याद कैसे रखोगे? ढोंसी, ढों ढों। जब अपने झुंझुनू बजाते हैं तो ढों ढों की आवाज़ आती है। क्या आती है? इसके अलावा आपको पता होगा यहाँ पर सिंघाना की पहाड़ी भी है। कौन सी है? सिंघाना। और आपको ये भी पता होगा सिंघाना की जो पहाड़ी है वहाँ से तांबा भी बहुत निकलता है, खेतड़ी से भी तांबा निकलता है। तो यहाँ पर खेतड़ी की पहाड़ी भी है। कौन सी है?
तो डोंसी की पहाड़ी, सिंघाड़ा की पहाड़ी, खेतड़ी की पहाड़ी। इसके अलावा आपको पता होगा जो खेतड़ी झुंझुनू जिला है उसके अंदर और कई पहाड़ियाँ हैं, जिसके अंदर नलपुरा की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी है? नालपुरा की पहाड़ी है, नालपुरा की पहाड़ी है। और कौन सी पहाड़ी है झुंझुनू के अंदर? डोंसी की पहाड़ी है, सिंघाड़ा की पहाड़ी है, खेतड़ी की है, नालपुरा की है। यहाँ पर एक तीर्थ स्थान है लोहागर्ल, तो लोहागर्ल की पहाड़ी है। कौन सी है? लोहागर्ल की पहाड़ी है। कौन सी है? लोहागर्ल की पहाड़ी है। उदयपुर वाटी की पहाड़ी है। कौन सी है? उदयपुर वाटी की, उदयपुर वाटी की पहाड़ी है। बम्बई की पहाड़ी है। कौन सी है? बम्बई की पहाड़ी है इस साइड के अंदर। तो यदि वायदीय में कई बार ऐसे पूछ लेता है कि आपको सुमेलित करें, तो उसके अंदर आपको ये बड़े काम आते हैं। उस समय आपको इसीलिए पता होना चाहिए क्योंकि हमारा जो ज़िला है उस ज़िले के तो बिल्कुल पास में ही है झुंझुनू, तो हम आसानी से इसको बता सकते हैं। बम्बई की पहाड़ी, उदयपुर वाटी की पहाड़ी, उदयपुर वाटी की पहाड़ी, लोहागर्ल की पहाड़ी, सिंघाड़ा की पहाड़ी, खेतड़ी की पहाड़ी, नालपुरा की पहाड़ी, डोंसी की पहाड़ी, ये सारी की सारी कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो आपको आसानी से इतने समझ में आ गए होंगे। काफ़ी बोर्ड भर गया है, एक बार मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। उसके बाद के अंदर आपको दोबारा से जो बाकी बची हुई पहाड़ियाँ उसके बारे में बताऊँगा। फिर मैं इसके अरावली के बारे में पूरी डिटेल बताऊँगा कि जो अरावली है वो कितने ज़िलों में फैली हुई है। उसके बाद में उसका उत्तरी भाग है वो कैसा है, मध्य भाग कैसा है, दक्षिण भाग कैसा है, इस तानपुरा आकृति की पहाड़ी के बारे में पूरी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद में आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगी। इसमें से एक पक्का पेपर आपको मिलेगा क्योंकि राजस्थान की विभाजक रेखा है। ये क्या चीज़ है? राजस्थान की विभाजक रेखा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये मैं पहले पहाड़ियों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि इन पहाड़ियों के माध्यम से जहाँ जहाँ पर जो वर्तमान में प्रश्न बन रहे हैं पेपर के अंदर उनको आप आसानी से कर दो, कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। यदि आपने एक आधा छोड़ दिया और वही पेपर में आ गया तो दिक्कत आएगी, क्योंकि वर्तमान में आरपीएससी छटनी करती है, पूरी तरह से छटनी करती है, लाखों फार्म भरे जाते हैं। जिसने बहुत अच्छी डीपली तैयारी की है वो आसानी से पेपर भर देता है और जिसने तैयारी ढंग से नहीं की है वो रह जाता है। आजकल ऊपर ऊपर से पेपर में कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए अरावली और इसके प्राचीन अरावली हम बात करें कि अवशिष्ट के तौर पे कहाँ कहाँ पे पर्वत मौजूद है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन आप लोग कर लें तो आपकी बात बन जाएगी। तो इधर अलवर झुंझुनू की तरफ अपने चलते हैं। तो जो अलवर है ये जिसकी आकृति सिंह के समान है, राजस्थान का सिंह द्वार, प्रवेश द्वार, पहले प्रवेश द्वार जो अपने भरतपुर को मानते थे अब जो प्रवेश द्वार है अलवर को ही मानते हैं, इसी को सिंह द्वार कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है अलवर के अंदर? सरिसिका की पहाड़ी। कौन सी है? सरिसिका की पहाड़ी, नंबर 1 सरिसिका की पहाड़ी। और आपको ये भी पता होगा सरिसिका अभ्यारण्य भी है। कौन सा है? सरिसिका अभ्यारण्य भी है। और जो सरिसिका है यहाँ पर बाघ सफारी भी चल रही है सरिसिका के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर राजगढ़ की पहाड़ी भी है। कौन सी है? राजगढ़ की पहाड़ी है, राजगढ़ की पहाड़ी। और कौन सी पहाड़ी है यहाँ पर? जिंदौली की। कौन सी? जिंदौली की पहाड़ी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर है उदयनाथ की पहाड़ी। कौन सी है? उदयनाथ की पहाड़ी। आपको पता है आंतरिक प्रवाह की एक नदी निकलती है, रूपा रेल नदी। कौन सी है? रूपनगढ़ नाला अजमेर से निकलती है और यहाँ से कौन सी निकलती है? रूपा रेल नदी, रूपनगढ़ रूपा रेल। कौन सी? रूपा रेल। और ये भरतपुर के अंदर जाती है और भरतपुर के अंदर सिकरी बांध में जाकर गिर जाती है वो नदी। इसके अलावा यहाँ पर बड़ौद की पहाड़ी भी है। कौन सी है? बड़ौद की जो पहाड़ी है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कहाँ की है? अलवर की पहाड़ी है। किसकी पहाड़ियाँ हैं? अलवर की पहाड़ी है। आपने याद कैसे रखोगे अलवर की पहाड़ी को? अलवर की पहाड़ी को क्योंकि सरिसिका तो अभ्यारण्य है, उससे याद रह जाएगा। जो राजगढ़, जिंदौली, उदयनाथ और बड़ौद, इनको याद कैसे रखोगे? अब बिल्कुल सिंपल सा याद रखना। देखो एक दिन की बात है, एक राजगढ़, कौन सा है? राजगढ़। एक दिन की बात है, सूर्य उदय होते ही बड़े से बड़ौद, बड़ा सारा जिंदौली, जिन
बड़ा सारा जिन आया मेरे पास और मेरे को आके बोला कि तुम्हें मैं राज दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ? लेकिन मेरे को अलमारी में बिठा लो। क्या बिठा लो? तो मैंने अलमारी में बिठा लिया। किस में बिठा लिया? अलमारी में। एक दिन की बात है, मेरे पास में बड़ा सारा कौन आया? जिन आया। कब आया? सूर्योदय होते ही। और मेरे को बोला कि मैं आपको राज दे सकता हूँ, लेकिन मेरे को किस में बिठा लो? अलमारी में बिठा लो। किस में बिठा लो? अलमारी में बिठा लो। ये अलवर की पहाड़ी है दोस्तों। किसकी पहाड़ी है? अलवर की पहाड़ी है। इसके अलावा सीकर रह गया। कौन सा रह गया? आपको पता होगा, यहाँ पर तो बीच के अंदर ये जयपुर है ना, ये जयपुर का है। इसके साथ में ये रहा सीकर है। सीकर में भी पहाड़ी है। कौन कौन सी है? माल खेत की, खंडेला की। कौन सी है? खंडेला की पहाड़ी है। और कौन सी है? माल खेत की पहाड़ी है। कौन सी है? माल खेत की पहाड़ी है। कहाँ पे है? एक आपको पता होगा हर्षनाथ की पहाड़ी भी है रेवासा के अंदर। कौन सी है? हर्षनाथ की। यहाँ पर हर्षनाथ ने तपस्या की थी। हर्षनाथ और जीर्ण माता दोनों बहन भाई थे। क्या थे? दोनों बहन भाई थे। और हर्षनाथ ने इसी पहाड़ी के ऊपर तपस्या की थी। लोग जब जाते हैं जीर्ण माता के यहाँ, तो हर्षनाथ की पहाड़ी के ऊपर 12 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है, उसके ऊपर 12 किलोमीटर ऊपर नहीं है, दूरी है। यहाँ पर जो जीर्ण माता का मंदिर है वहाँ से, तो वहाँ पर जाते हैं और मंदिर बना हुआ है, काफ़ी पुराना बना हुआ है। चौहान वंश के राजाओं ने बनवाया था, उसका निर्माण करवाया था। तो खंडेला, मालखेत, हर्षनाथ ये सीकर के अंदर है। कहाँ पर है? सीकर के अंदर। तो याद कैसे रखोगे? सिखों के लड़के हमेशा हर्षित रहते हैं। हर्षित का मतलब खुश, क्योंकि उन खूब माल खाते हैं वो, है ना। और माल में खंड डाल के खाते हैं, खंड चीनी को बोलते हैं, खंड डाल के खाते हैं, इसीलिए वो क्या रहते हैं? हर्षित रहते हैं। ये सीकर के अंदर आ गया। कहाँ पर आ गया? सीकर के अंदर आ गया। इसके साथ साथ आपने देखा होगा जयपुर के अंदर भी पहाड़ियाँ हैं। जयपुर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बैराट की पहाड़ी है। कौन सी है? बैराट। मनोहरपुरा की। कौन सी है? बैराट की पहाड़ी है, मनोहरपुरा की पहाड़ी है। उसके अलावा और भी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ की पहाड़ी है, जयगढ़ की पहाड़ी है, जयगढ़, नाहरगढ़, है ना, जयगढ़ की पहाड़ी है। जयगढ़ का जो किला है, जो जयगढ़ की पहाड़ी पर है, नाहरगढ़ की जो पहाड़ी है उसके ऊपर नाहरगढ़ का किला है। उसके अलावा जम्मू और रामगढ़ भी है यहाँ पर। कौन सा है? जम्मू और रामगढ़ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सेवर की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से साबी नदी निकलती है। कौन सी पहाड़ी है? सेवर की पहाड़ी है जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? साबी नदी निकलती है यहाँ से। इससे बैराट की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? बाणगंगा नदी निकलती है। मनोहरपुरा की जो पहाड़ी है इससे मंथा नदी निकलती है। इसके अलावा जो ये मुख्य मुख्य चोटियाँ हैं यहाँ पर काफ़ी क्षत विकसित रूप में जयपुर में अरावली देखने को मिलती है। तो जयपुर के अंदर तो आप अक्सर जाते रहते हो, जयगढ़ का किला देखते हो, नाहरगढ़ का किला देखते हो, आमेर का किला देखते हो, तो आपके आसानी से याद हो जाता है। इसके अलावा भरतपुर आ जाता है। ये गिलहरी की आकृति का भरतपुर है। यहाँ पर आपको बंसी की पहाड़ी देखने को मिलती है। कौन सी? बंसी की पहाड़ी। इसके अलावा मानी की पहाड़ी। कौन सी? मानी की पहाड़ी। आपको पता है मानी की पहाड़ी से यहाँ से वो अयोध्या के अंदर जो मंदिर बना है, राम मंदिर बना है, उसके लिए मार्बल जाता है बंसी की पहाड़ी से। सॉरी, यहाँ पर कि राम या कृष्ण जी बंसी बजाते थे, तो यहाँ पर जो बंसी की पहाड़ी है, इसी पहाड़ी के लिए, पहाड़ी से जो राम मंदिर बना है अयोध्या के अंदर, वहाँ पर क्या जाता है? वहाँ से मार्बल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको करौल, यहाँ पर इस साइड के अंदर यहाँ पर बूंदी है। यहाँ पर बूंदी के अंदर भी आपको पर्वत देखने को मिलते हैं। बूंदी के अंदर भी पहाड़ी अड़ावल पर्वत देखने को मिलता है। उसके अलावा बूंदी की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। कौन सी? बूंदी की पहाड़ी देखने को मिलती है। और अड़ावल पर्वत ये आपको यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल सिंपल सर लग रहा होगा, लेकिन जब 4 ऑप्शन आते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से उत्तर कौन सा होगा। ओनली यहाँ पर ऐसे दे देते हैं अड़ावल पर्वत, और ऑप्शन दे देते हैं राजसमंद, बूंदी, सिरोही, झालावाड़, ऐसे दे देते हैं। उस समय बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ती है हमें। इसीलिए कैसे याद रखोगे? मैं बूंदी खा के लोगों के सामने अड़ जाता हूँ। यहाँ पर अड़े है, ये कौन सा है? मैं अड़ जाता हूँ, तो अड़ावल पर्वत। कौन सा है? अड़ावल पर्वत। यहाँ पर ये अलवर बता दिया, यहाँ पर सीकर बता दिया, ये जयपुर बता दिया, ये कौन सा बताया है? बूंदी बता दिया, और ये भरतपुर बता दिया। कौन सा बता दिया? भरतपुर की पहाड़ियाँ। कौन सी? भरतपुर में बंसी की पहाड़ी, मानी की पहाड़ी। तो कैसे याद रखोगे? भारतीय लोग बिना बंसी बजाए मानते ही नहीं है।
भारत के अंदर बिना बंसी हुए बजाए हुए मानते नहीं हैं। इसके बाद में यदि यहाँ पर आते हो कोटा के अंदर, वैसे तो हम जब हाड़ौती का पठार पढ़ेंगे तो कोटा के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि जो कोटा है, यहाँ पर जो कोटा है इस साइड के अंदर, यहाँ पर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी है? कोटा। और कोटा में कौन सी पहाड़ी है? मुकुंदरा की पहाड़ी आपको देखने को मिलती है। कैसे याद रखोगे? मेरे मुकुद्दर में तो कोट पहनना लिखा है, मेरे मुकुद्दर में तो कोट पहनना लिखा हुआ है। याद रखना, मेरे मुकुद्दर में क्या लिखा हुआ है? कोट पहनना लिखा हुआ है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, अब अपने चलते हैं राजसमंद। कहाँ चलते हैं? राजसमंद चलते हैं। राजसमंद में आपको बिजराला की पहाड़ी देखने को मिलेगी, हल्दी घाटी की पहाड़ी देखने को मिलेगी, है ना। जब भी वहाँ पर जाओगे तो हल्दी घाटी के मैदान के अंदर 1576 में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। 18 जून के दिन गर्मियों का टाइम था और यहाँ पर हल्दी घाटी की पहाड़ी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर भी 2 पहाड़ियाँ और देखने को मिलती है। कौन सी? जहाँ जिनके बीच में हल्दी घाटी का लड़ाई हुई थी, वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर राजसमंद है। कौन सा है? राजसमंद है। तो राजसमंद में कौन सी पहाड़ी देखने को मिलती है? हल्दी घाटी की। कौन सी पहाड़ी देखने को मिलती है? हल्दी घाटी की पहाड़ी देखने को मिलती है। दिबेर की पहाड़ी। कौन सी? दिबेर की पहाड़ी। बिजराला की पहाड़ी। कौन सी है? बिजराला की पहाड़ी आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? राजसमंद के अंदर देखने को मिलती है। और कौन सी है? खमनोर की पहाड़ी जो उदयपुर से आती है। कौन सी है? खमनोर। खमनोर की पहाड़ी भी आपको देखने को मिलती है। थोड़ी सी गोकुंदा का हिस्सा भी है। गोकुंदा की जो पहाड़ी है वह थोड़ा सा उदयपुर के अंदर भी है, राजसमंद में भी है। तो ये राजसमंद जिले की मुख्य पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर है? राजसमंद। इसको कैसे याद रखोगे? राजसमंद को राजा बोलना है। हल्दी घाटी के मैदान में बड़े बड़े राजाओं की लड़ाइयाँ हुई थी, है ना। दिबेर की लड़ाई भी आपने नाम सुना होगा। फिर बिजराला और खमनोर, इनको इंडिविजुअली याद कर लो। राजसमंद को राजा लोग बिना वजह से ही फांसी दे देते थे। बिना वजह ही क्या दे देते थे? फांसी। और वैसे खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है ही है, क्योंकि हल्दी घाटी का जब नाम आता है तो बार बार खमनोर का नाम भी आता है। उसके अलावा यहाँ पर जो अजमेर आपको देखने को मिलता है, अजमेर के अंदर पुष्कर की पहाड़ी, बीठड़ी की पहाड़ी और नाग पहाड़ी। कौन सी है? नाग पहाड़ी। ये कहाँ पर देखने को मिलती है आपको? हाँ जी, अजमेर में देखने को मिलती है पुष्कर की पहाड़ी। पुष्कर की जो झील आप देखने के लिए जाते हो, वो अपन नहान करने जाते हो। नाग पहाड़ी से एक नदी निकलती है। किसी को पता हो तो बताना कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को कि कौन सी है। इसके अलावा मेरवाड़ा की पहाड़ी। कौन सी है? मेरवाड़ा। कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ी, पुष्कर की पहाड़ी, बीठड़ी की पहाड़ी, नाग पहाड़। और इसके अलावा मेरवाड़ा की जो पहाड़ी है वो भी आपको देखने को मिलती है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और पूरी तरह से नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर हमारी अरावली है वो पूरी कंप्लीट करवा दूंगा मैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।